बाकी जो फिर से जन्म लेते हैं वो बाघ या सांप बन जाते हैं। लेकिन मैं फिर से एक झील बनता हूं। सही कहूं तो 2 मीटर से भी छोटी एक तालाब जैसी जगह, जो बीच रेगिस्तान में बैठा है और मेरी पानी लगातार सूख रहा है। मुझे पता है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं पूरी तरह से प्यास से मर जाऊंगा। जैसे ही निराशा छाने लगती है, मेरे दिमाग में अचानक एक सिस्टम पैनल खुल जाता है। उसमें दिखता है कि मेरे पास 2 लेवल 1 स्किल्स हैं, स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग। सो एनर्जी पॉइंट्स बाकी हैं, और अपग्रेड के जरिए मैं एक पवित्र झरना झील में विकसित हो सकता हूं जो सब कुछ ठीक कर देता है। एक ऐसा तत्वीय झील जो हवा, आग, बिजली और गरज को नियंत्रित करता है, और एक दिव्य झील जो सब कुछ संभालती है। लेकिन जैसे ही मैं आगे खोजने वाला था, सिस्टम ने रेड अलर्ट दिखाया। होस्ट के पास वाष्पीकरण से मरने तक 12 घंटे बचे हैं। मैं तुरंत सिस्टम की फंक्शंस को समझने दौड़ पड़ा। स्पिरिट रेन असल में एक बारिश का स्किल है। ये झील के कवर किए हुए इलाके में बारिश कराता है, और उस बारिश के पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ये स्पिरिट रेन जैविक विकास में बहुत मदद करता है। जल संचार, जैसा नाम से पता चलता है, पानी को नियंत्रित कर दुश्मनों को रोकता है। स्किल इस्तेमाल करने से एनर्जी खर्च होती है। 100 पॉइंट से मैं सिर्फ 2 स्किल्स ही चला सकता हूं। ज्यादा एनर्जी कैसे मिले, ये अभी और पता लगाना होगा, लेकिन साफ है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। एक तालाब इसलिए सूख जाता है क्योंकि उसका पानी खत्म हो जाता है। जब तक मैं खुद को सूखने नहीं देता, मेरी मौत नहीं होगी। मैं तुरंत स्पिरिट रेन एक्टिवेट करता हूं। एनर्जी 50 पॉइंट्स तक गिरते देख एक हल्की हवा महसूस होती है, लेकिन आसमान में अभी तक एक भी बादल नहीं है। आसमान, क्या ये सिस्टम सच में असली है? अचानक कुछ बारिश की बूंदें तालाब के पानी की सतह पर गिरने लगीं। बारिश की टप टप शुरू हुई, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। मुझे तरोताजा महसूस हुआ। बारिश पूरे 1 घंटे तक बनी रही। जब बारिश रुकी तो तालाब अपने आकार में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब ये करीब 7 या 8 वर्ग मीटर में फैल चुका था, और मुश्किल से इसे तालाब कहा जा सकता था। मैंने जल्दी से सिस्टम पैनल फिर से चेक किया। लाल चेतावनी गायब हो गई थी। मेरा दिल, जो अभी अभी उस पार करके बेचैन था, आखिरकार थोड़ी शांति पा गया। अचानक मुझे कंपन महसूस हुआ। दूर से मेरी नज़र कई जंगली भैंसों पर पड़ी जो मेरी तरफ दौड़ रही थीं। ये जगह बहुत समय से सूखी पड़ी है। अचानक बारिश हुई है, इसलिए ये भैंसें पानी पीने आ रही होंगी। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। जंगली भैंसें झुंड में चलती हैं। अगर ये कुछ भैंसें पूरे झुंड को खींच लाएं तो शायद ये पानी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। मुझे सोच रहा हूं कि क्या पानी को बांधना इन पर काबू पा सकेगा। मुझे इन्हें एक उदाहरण बनाना होगा ताकि दूसरे जानवर डरें और वो पानी जो मैंने बड़ी मेहनत से जमा किया है बर्बाद न हो। थक चुका था। जब पहला बैल कीचड़ में लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया तो उसका मुंह इतना बड़ा था कि आम बैल से कहीं बड़ा लग रहा था। अचानक एक पानी की रस्सी बाहर निकली जो तेजी से बैल की गर्दन के चारों तरफ लिपट गई और उसे पानी में खींच ले गई। बैल अचानक हुए इस हमले से जोर से लड़ने लगा, लेकिन गर्दन के चारों तरफ बंधन और भी कसता गया और मजबूत होता गया। बैल बेकार में संघर्ष करता रहा। उसके जोर लगाते ही उसका शरीर और भी गहरे कीचड़ में धंसता गया। आखिरकार उसका पूरा सिर पानी के नीचे चला गया। जैसे जैसे उसकी लड़ाई कमजोर हुई, पानी की सतह फिर से सामान्य हो गई, शांत। जो बाकी बैल देर से आए थे वो सब डर के मारे दूर भाग गए हैं। ये सब इस तरफ डर के मारे देख रहे हैं। मेजबान ने एक कम स्तर का जानवर मार दिया है। 100% एनर्जी पॉइंट्स मिल गए। पहली हत्या करने पर बधाई हो। 100 बोनस एनर्जी पॉइंट्स दिए गए। एक अनचाहा वरदान, हालांकि पानी बांधने में खर्च हुए 50 पॉइंट्स कम हुए। अब मेरे पास 200 एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो जीवों को मारना एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका है। दूर खौफ में डरे हुए बैलों को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूं। इस रेगिस्तान में जो अनंत तक फैला हुआ है, वहां सिर्फ यही एक पानी का स्रोत है। मुझे नहीं लगता ये बैल वाले प्यास और जादुई पानी की लालच सहन कर पाएंगे। ये चलते फिरते एनर्जी पॉइंट्स हैं। मैंने जो बैल का शव पानी में घसीटा था वो धीरे धीरे कीचड़ में दबता गया और फिर अजीब तरीके से गायब हो गया। रात को रेगिस्तान और भी डरावना लगने लगता है। दूर दूर से जानवरों की दहाड़ और मरते हुए जीवों की डर से भरी आवाजें आती हैं। लगता है इस रेगिस्तान में काफी सारी जीव जंतु छिपे हुए हैं। अगली सुबह मैं फिर से सिस्टम पैनल चेक करता हूं। वो बदल चुका है। एनर्जी 500 पॉइंट्स तक बढ़ गई है। पता चलता है कि वे कल रात के बैल खुद को रोक नहीं पाए और साथ में पानी पीने आ गए। मैंने सबको मार डाला। एक बैल मारने में 50 एनर्जी पॉइंट्स खर्च होते हैं, लेकिन 100 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब हर बार 50 पॉइंट्स का फायदा होता है। कई बार जांचने के बाद मैंने एक छुपी हुई सिस्टम क्षमता खोज ली। जिन जीवों को मैं मारता और खाता हूं, उनकी यादें भी मेरे अंदर चली जाती हैं।
उन बैलों की यादों के जरिए मुझे इस दुनिया की ज्यादा समझ मिलने लगी। ये बिल्कुल मेरी असली दुनिया नहीं है। ये ज्यादा प्राचीन और आदिम युग जैसा लगता। उन बैलों की यादों में मैंने देखा कि गर्दन के चारों तरफ आग जलती हुई शेर, पंख वाले घोड़े और जादू करने वाले इंसान। ये सब सोचकर मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ। ऐसे जादुई दुनिया में इंसानी रूप वापस पाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। मैं हमेशा झील नहीं बनना चाहता। अगर मैं उस आग वाले शेर को पकड़ सकूं और उसे निगल लूं तो शायद मुझे काफी ताकत मिल जाए। बैल की यादों में एक बड़ा ख्याल उभरता है। वे उस शेर का शिकार थे तो आग वाला शेर यहीं कहीं होगा। रेगिस्तान अभी भी बेहद गर्म है और मैं इस दुनिया में अब 1 हफ्ता हो गया हूं। शुरुआती दौर में बच निकलने के बाद, मौत की धमकी के बाद मेरी शिकार की जिंदगी बड़ी मजेदार शुरू हुई। रोजाना एक बार स्पिरिट रेन का इस्तेमाल करता हूं, जिससे मेरी मात्रा बढ़ती ही जाती है और 7 दिन लगातार बारिश होने के बाद मैं पूरी तरह एक झील बन जाता हूं। और क्योंकि स्पिरिट रेन की बारिश में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, कुछ मरती हुई जलीय पौधे, छोटे मछली और झींगे सब वापस जीवित हो गए। डैंग रान, ये सब तो बस बोनस हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिरिट वाटर के जानवर रोजाना पीने आते हैं, जिन्हें मैं आसानी से फंसाता हूं। इन दिनों में मैंने कम से कम इतने तो पकड़ ही लिए हैं, 20 से ज्यादा जानवर, ज्यादातर बैल। छोटे जानवरों के लिए मैंने कुछ करने का मन नहीं बनाया। एक रात एक पूरी तरह काला जानवर चुपचाप करीब आता है। जैसे ही उसकी पंजा झील के पास की मिट्टी को छूती है, मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूं। ये एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन मेरे पुराने दुनिया के शिकारी कुत्तों से बिल्कुल अलग। इसका शरीर एक आम शिकारी कुत्ते जैसा है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसके 2 सिर और 4 लाल आंखें हैं जो अंधेरे में चमक रही हैं। और सबसे ध्यान खींचने वाली बात है, इसके आगे के पंजे पर एक हड्डी जैसी नुकीली चीज जो साफ साफ तेज धार वाली लग रही है। ये 2 सिर वाला कुत्ता अपने आसपास को सावधानी से घूरता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई खतरा नहीं है। धमकी देते हुए ये करीब आता है और पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है। जाहिर सी बात है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इस 2 सिर वाले कुत्ते को खा जाने से मुझे काफी ऊर्जा मिलेगी। एक झपाक से मैं वाटर बाइंडिंग एक्टिवेट करता हूं। आम जानवरों के मुकाबले इस कुत्ते की इंद्रियां कहीं ज्यादा तेज हैं। जैसे ही पानी की रस्सी सतह से छूटी, ये तुरंत पीछे हट गया। लेकिन मैंने ये सोचा था, एक वाटर बाइंडिंग से इसे पकड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने एक साथ 5 वाटर बाइंडिंग फेंकी। कुत्ता पहली रस्सी से बच गया, लेकिन बाकी 4 ने उसके चारों पैरों को कसकर बांध दिया। कुत्ता घबराकर संघर्ष करता है, लेकिन पूरे झील की ताकत से खींचते हुए उसका शरीर धीरे धीरे पानी की ओर खिसकता है। जैसे ही कुत्ता झील में उतरने वाला होता है, उसकी लाल आंखें पानी में 2 लाल किरणें फेंकती हैं। एक छींटे के साथ 2 गीजर फूट पड़ते हैं। इस हमले को छोड़ते ही 2 सिर वाला कुत्ता बेहोश हो जाता है और मैं उसे आसानी से पानी में खींच ले जाता हूं। वो हमला पानी छपकाने के अलावा मुझ पर कोई असर नहीं करता। पहली जादुई जानवर की हत्या पूरी करने पर बधाई। एक सामान्य स्तर के जादुई जानवर को मारने के लिए 1000 ऊर्जा अंक मिले। मेजबान के अंदर एक खास पदार्थ मिला है, इसे परिष्कृत करो। मैं अभी भी 1000 ऊर्जा पॉइंट्स मिलने की खुशी में हूं कि सिस्टम ने अचानक मेरे अंदर एक खास पदार्थ का जिक्र किया। सोच विचार के बाद मैंने इसे परिष्कृत करने का फैसला किया कि ये क्या है। परिष्करण पूरा हुआ। मेजबान ने 2 टियर एक हेलहाउंड एसेंस परिष्कृत किए। जानकारी को व्यवस्थित और अवशोषित करने के बाद 500 ऊर्जा अंक मिले। मुझे आखिरकार समझ आया कि जुड़वा सिर वाला कुत्ता हेलहाउंड कहलाता है, जो एक नश्वर टियर लेवल एक जादुई प्राणी है। और वो 2 लाल किरणें उसकी मौत से पहले जो चीजें थीं, वे असल में उसकी आंखें थीं। सिस्टम की जानकारी के अनुसार इस दुनिया के जीव, चाहे जादुई जानवर हों या इंसान, ताकत के हिसाब से 4 बड़े स्तरों में बांटे गए हैं: मृत्युलोक स्तर, पारलौकिक स्तर, महाकाव्य स्तर और दिव्य स्तर। हर एक स्तर को 10 स्तरों में बांटा गया है। ये सिस्टम के स्तर रैंकिंग से मेल खाता है। कि इससे भी ऊपर के स्तर मौजूद हैं या नहीं, ये अभी पता नहीं चला है। ध्यान से तुलना करने के बाद मैंने ये तय किया कि ऑक्सन की यादों से फ्लेम लायन शायद मृत्युलोक स्तर का 3रे स्तर का जीव है। मैं फिलहाल सिर्फ मॉर्टल टियर लेवल 1, लेकिन मेरी असली शक्ल एक झील की है, इसलिए ज्यादातर स्किल्स मुझ पर असर नहीं करती। सिस्टम, मैं कैसे लेवल अप करूं? होस्ट 2000 एनर्जी खाकर लेवल 2 तक पहुंच सकता है। सेफ्टी के लिए मैं लेवल 2 तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा हूं। उस फ्लेम लायन अपग्रेड से पहले मैं कमांड देता हूं। एक झटके के बाद झील धुंध में घिर जाती है। लगभग 15 मिनट बाद धुंध छट जाती है और झील साफ दिखने लगती है। एरिया 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है और अब हरे भरे जलीय पौधे, तैरते हुए मछलियां और झींगे नजर आ रहे हैं। अपग्रेड सफल रहा। बधाई हो, होस्ट ने नई स्किल हासिल कर ली है, लेवल 1 वाटर स्पीयर।
इस अपग्रेड के बाद मेरी एनर्जी पॉइंट सिर्फ 500 बची हैं, लेकिन मेरी क्षमता फिर से बढ़ गई है और मुझे एक नई अटैक स्किल भी मिली है। मेरे अंदर के पौधे और जलजीव भी इससे फायदा उठा रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वाटर स्पीयर, जैसा कि नाम से पता चलता है, दुश्मनों पर हमला करने के लिए पानी की भालें बनाता है। हर भाले के लिए 100% एनर्जी पॉइंट्स खर्च होती हैं। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 भाले बनाए जा सकते हैं। जितना बड़ा झील होगा उतने ज़्यादा भाले बनाए जा सकते हैं। ये देखकर मैं परेशान हूँ। मेरी अभी की ऊर्जा से मैं सिर्फ 5 बार पानी की भाला चला सकता हूँ, लेकिन इस नए हमले के हुनर के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उस आग के शेर को मार डालूंगा। सिस्टम मुझे ज़रूर अच्छे इनाम देगा। बैलों की यादों में वो आग का शेर उनका मुख्य शिकार था। मेरी हाल की कत्ल की वजह से इन दिनों बहुत कम बैल पानी पीने आए हैं। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं पर्याप्त बैल इकट्ठे कर सकूं ताकि उस आग के शेर को यहां फंसाया जा सके। अगले दिन शाम को मैंने फिर से आत्मा की बारिश का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतनी फैली हुई बारिश ही बैलों को आकर्षित कर सकती है पीने के लिए। जैसे ही रात होती है, कुछ बैल वाले धीरे धीरे झील के किनारे आते हैं और बार बार जगह को परखते हैं। जब उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता तो वे बड़े बड़े घूंट में पानी पीने लगते हैं। मेरे पास अभी इतना पानी है कि मुझे इसे बचाने की जरूरत नहीं। आग के शेर को बुलाने के लिए मैं पीछे हटता हूं और पूरी तरह से शांत रहता हूं। तीसरे दिन तक ज्यादा जानवर झील के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ जल पक्षी भी मस्ती में पानी में छींटे मार रहे होते हैं। मैं धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहता हूं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित होने का भ्रम पैदा करना चाहता हूं। जब सभी आसपास के जानवर पीने के लिए यहां आओ, अग्नि सिंह के पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसे यहीं शिकार करना पड़ेगा। शायद किसी तरह की जादुई पानी पीने से झील के किनारे के जानवर ज्यादा जोश में दिख रहे हैं, जैसे अग्नि सिंह के खाने के लिए रसीले मांस के टुकड़े इंतजार कर रहे हों। 2 दिन और इंतजार करने के बाद भी अग्नि सिंह अभी तक नहीं आया। झील के किनारे कुछ बैलों को बेधड़क नहाते देखकर मैं खुद को हमला करने से मुश्किल से रोक पाता हूं। आखिरकार चौथे दिन दूर कहीं मेरी नज़र में एक सिंह दिखाई देता है जिसके गले में आग की लपटें नाच रही होती हैं। अंत में वो आ ही गया। यहां मेरी खुशी झील की सतह पर लहरें पैदा कर रही है। जब मैं उस अग्नि शेर के करीब आते हुए रूप को देखता हूं तो घबराहट होती है। आखिरकार ये मेरी पहली बार है जब मैं लेवल 3 के जादुई जानवर का शिकार कर रहा हूं। और ये अग्नि शेर तो साफ साफ कोई आम जानवर नहीं है। कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, सच कहूं तो मुझे खुद भी यकीन नहीं है। जब अग्नि शेर झील से करीब 500 मीटर दूर होता है तो किनारे पर मौजूद जानवर आखिरकार प्रतिक्रिया देते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। खासकर वो बैल जो पानी में खेल रहे थे, वे घबरा जाते हैं और बचने के लिए किनारे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं नियंत्रण करता हूं। झील के तल में पानी की एक धार बन जाती है जो बार बार एक बैल को किनारे तक पहुंचने से रोकती रहती है। अचानक एक जोरदार हवा के साथ आग का शेर किनारे तक पहुंचता है और बैल की गर्दन पर दांत गड़ाता है। खून तुरंत ही पानी के एक बड़े हिस्से को लाल कर देता है। कुछ ही पलों में बैल संघर्ष करना बंद कर देता है और मर जाता है। जैसे ही आग का शेर बैल को छोड़ने ही वाला होता है, मैं पानी को बांधने की ताकत सक्रिय करता हूं। झील से 3 पानी की रस्सियां आग के शेर की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। शेर चौंक जाता है, लेकिन चालाकी से बैल की लाश को उन रस्सियों की ओर फेंक देता है। हालांकि ये रस्सियां मेरे होश के नियंत्रण में हैं और बहुत लचीली हैं। ये तुरंत बैल से बच जाती हैं और जलती हुई शेर के चारों ओर लपेटती रहती हैं। जलती हुई शेर अपने बड़े जबड़े खोलता है और एक आग का गोला फेंकता है जो एक रस्सी को भेदता है और उसे पूरी तरह भाप बना देता है। लेकिन बाकी 2 रस्सियां जलती हुई शेर की गर्दन और एक आगे के पंजे को कसकर बांध लेती हैं। एक रस्साकशी शुरू हो जाती है। जलती हुई शेर वाकई में कमाल का है। अपनी ताकत से ही वो पूरे झील की ताकत का सामना करता है। उसकी गर्दन के चारों ओर आग की अंगूठी लगातार बढ़ती जा रही है, धमकी देती हुई बांधने वाली रस्सियों को भाप बना दो। 3 जोरदार फूंकों के साथ फिर से 3 पानी की भाले पानी से उड़ने लगे। एक सीधे आग के शेर के माथे पर लगा, बाकी 2 उसके पीछे पीछे। आग का शेर दहाड़ा और मुंह से आग का बादल निकालने लगा। आग का बादल धीरे धीरे हिलता रहा, लेकिन उसके सामने जम गया। पहला भाला घुसा और तेजी से भाप बन गया। दूसरा भाला भी घुसा। आग का बादल कांपने लगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तीसरे भाले को संभाला। सबसे जरूरी पल पर उसकी दिशा बदलते हुए आग का बादल को चकमा देकर ऊपर से सीधे नीचे गोली मारता हूं। जैसे ही आग का शेर दर्द से चीखता है, पानी की भाला गायब हो जाती है। उसके सिर में एक बड़ा छेद हो जाता है, खून टपकने लगता है। आग का बादल जैसे ही आग के शेर पर वार होता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन के आसपास की आग की अंगूठी अभी भी जल रही होती है। मैं पानी की रस्सियों को नियंत्रण में लेकर उसे झील में खींचता हूं। सतह धीरे धीरे शांत हो जाती है।
इस शिकार ने मेरी सारी बची हुई ताकत खत्म कर दी है। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। खुशकिस्मती से मैंने आखिरकार इस टियर 3 जादुई जानवर को खा लिया है। 3 स्टार फ्लेम लॉयन को खा जाने के लिए बधाई हो। 3000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। असामान्य ऊर्जा मिली है। इसे शुद्ध करो, शुद्ध करो। मुझे शक है कि ये उस लॉयन की गर्दन में लगी आग की अंगूठी है। शुद्ध आग, लॉयन की आग। होस्ट की आग से इम्यूनिटी बढ़ गई है। मेरी असली शक्ल पानी की है। आग मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम की शुद्धि से इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर मैं आगे और भी ऊंचे स्तर की आग को शुद्ध करूं तो शायद सूरज को भी निगल सकूं। ये घात लगाना था पूरा कामयाबी। एक बार में 3000 एनर्जी पॉइंट्स। मैं सोच समझ के चलता हूं। एनर्जी पाने के जाने माने तरीके हैं शिकार करना और जीवों को खाना, साथ ही खास पदार्थ या एनर्जी को परिष्कृत करना। इन सब के लिए स्किल्स चाहिए। अभी के स्किल्स हैं स्पिरिट रेन, बेसिक स्किल वॉल्यूम बढ़ाने वाली, वाटर बाइंडिंग और वाटर स्पीयर। ये प्राइमरी अटैक स्किल्स हैं। मैं सिस्टम में स्किल्स अपग्रेड करना चाहता हूं। 500 एनर्जी से स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग अपग्रेड होते हैं। 1000 एनर्जी से वाटर स्पीयर अपग्रेड होता है। अपग्रेड की लागत वाकई भारी है। और ये तो सिर्फ लेवल 1 से 2 तक का खर्च है। मैं कर सकता हूं। सोचो, आगे आने वाले अपग्रेड्स के लिए और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए मुझे और ताकतवर जीवों का शिकार करना पड़ेगा, तो मेरी स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी है। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के सब कुछ अपग्रेड कर दिया। इसकी कीमत एक साथ 2000 एनर्जी लगी। मैं जानना चाहता था कि लेवल 2 की स्किल्स में क्या खास बात है, तो मैंने फिर से स्पिरिट रेन इस्तेमाल किया। इस बार स्पिरिट रेन ने सीधे 100% एनर्जी ली और इसका असर काफी ज्यादा जबरदस्त था। भारी बारिश कई घंटों तक बरसती रही। मैं महसूस कर सकता था कि बारिश में और भी ज्यादा पवित्र ऊर्जा भरी हुई है। बारिश भले ही तेज थी, मेरा वॉल्यूम वृद्धि उम्मीद से कम लग रही थी। मैं अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देता हूं और आखिरकार कुछ खोज लेता हूं। कीचड़ में दूर नहीं एक बीज पड़ा था जो पता नहीं कहां से आया था। वो लालची तरीके से बारिश की बूंदें चूस रहा था। उसके आसपास की लगभग सारी बारिश की पानी वो निगल गया, मुझसे पानी छीन रहा था। मुझे देखना था कि ये किस किस्म का है। मैं थोड़ा परेशान भी था और जिज्ञासु भी। मैंने इरादतन झील के पानी का एक हिस्सा नियंत्रित करके उस बीज को डुबो दिया। लगभग 15 मिनट बाद वो बीज आखिरकार पानी सोचना बंद कर दिया। एक मूंगफली जितना छोटा बीज, इसने 15 मिनट का झील का पानी सोख लिया। ये बिल्कुल ही बेतुका लग रहा है। मेरी नज़र में बीज संतुष्ट दिखता है, खुद को हिलाता है, दोनों तरफ 2 पत्ते फैलाता है और तेजी से बढ़ना जारी रखता है। कुछ ही समय में जो बस एक बीज था वो 1 मीटर से भी ऊंचा पेड़ बन जाता है। और भी हैरानी की बात यह है कि मिट्टी के नीचे 2 मीटर से लंबे जड़ें उलझी हुई हैं और मेरी तरफ बढ़ रही हैं। सच में ये कभी नहीं थमता। मैं फौरन पानी की भाला वाटर स्पीयर निकालता हूं और इसके नए निकले तने को निशाना बनाता हूं। एक जोरदार आवाज के साथ तना टूट जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में कोई डरावनी भूतिया वैल की आवाज गूंज रही हो। कीचड़ के नीचे तेजी से बढ़ती जड़ें रुक गईं। बदल गए ब्लडथॉर्न पेड़ से कनेक्शन बनाने के लिए बधाई। चुनो, साथ मिलकर रहना है या नौकर बन जाना है। ब्लडथॉर्न पेड़ में ये खासियत होती है। मैंने सोचा भी नहीं था। आमतौर पर ब्लडथॉर्न रेगिस्तान का आम पेड़ होता है, लेकिन ये वाला म्यूटेट हो गया है और खून और आत्माएं निगलकर खुद को मजबूत करने की भयानक ताकत पा चुका है। पहले जब मैं दूसरी प्राणियों का शिकार करता था तो ब्लडथॉर्न का बीज छुपकर उनका खून चूस रहा था और आत्माएं। अब आत्मा की बारिश से सींचा गया, ये आखिरकार अंकुरित हो गया है। सिस्टम के निर्देशानुसार मैंने म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ सहजीवन चुन लिया है। ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है। प्राथमिकता है जितनी ज्यादा से ज्यादा जीवों का शिकार करना ताकि ऊर्जा मिल सके और स्तर बढ़े। जीवों का खून और आत्माएं मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन ये वही चीजें हैं जो म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न पेड़ को चाहिए। हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। मैं देख सकता हूं कि निकट भविष्य में मेरी मदद से ब्लडथॉर्न पेड़ एक डरावना अस्तित्व बन जाएगा। सहजीवन सफल रहा। बधाई हो, होस्ट ने म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न ट्री हासिल किया है। 2000 एनर्जी पॉइंट्स मिले, नई स्किल मिली, सॉइल लिंक प्राप्त हुआ। अब किसी भी जीव से जो आत्मा रखता है सीधे बात कर सकता हूं। जब मैंने फिर से सिस्टम पैनल चेक किया तो कुछ बदलाव दिखे। मेरी जानकारी के बगल में एक नया सेक्शन आ गया। क्रिएचर म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न ट्री, लेवल मॉर्टल टियर लेवल 2, स्किल्स डार्कथॉर्न, ब्लडथर्स्ट, सोल डिवॉर। चेतावनी, म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न ट्री की बुद्धिमत्ता बहुत तेजी से बढ़ती है और यह बेहद खतरनाक होता है। कृपया इसे संभाल के रखना। सख्ती से कहूं तो अभी अभी जन्मा है और मेरे बराबर का है।
वाकई अजीब बात है। सिस्टम की चेतावनी की बात छोड़ो, मुझे कोई चिंता नहीं। आखिरकार एक सिम्बायंट मुझे धोखा नहीं देगा। इतनी बेरहम दुनिया में भलाई या बुराई की कोई कीमत नहीं होती। मैं अपनी सोच पर काबू रखता हूं और ध्यान ब्लडथॉर्न ट्री पर लगाता हूं। ब्लडथॉर्न ट्री खुशी की आत्मा की हलचलें भेज रहा है क्योंकि अभी अभी जन्मा है। उसकी आत्मा अभी कमजोर है और मेरे साथ सामान्य तरीके से संवाद नहीं कर सकती। वो बस धुंधले धुंधले तौर पर कुछ अवधारणाएं बता पाती हैं, जैसे कि खून और आत्माओं की भूख लगी हुई है। उस लड़ाई के बाद वो जानवर बहुत दूर भाग गए हैं। शायद वो काफी वक्त तक वापस आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ पानी का थोड़ा हिस्सा ही खूनकांटा पेड़ को सींचने के लिए नियंत्रित कर सकता हूं। एक और डरावनी ऊर्जा अवशोषण के बाद पानी की भाला से काटा हुआ तना फिर से बढ़ने लगा। मेरे पास 2000 नए ऊर्जा पॉइंट्स हैं, इसलिए अब मुझे कंजूसी करने की जरूरत नहीं। मैंने बस 1000 ऊर्जा बारिश में खर्च कर दी। इस बार मैं बारिश के क्षेत्र को खासतौर पर नियंत्रित नहीं करता। ऊर्जा से भरपूर बारिश पूरे इलाके में गिरने लगती है, मूल झील की जगह। बारिश की टप टप आवाज 1 हफ्ते तक बार बार होती रहती है। ऊपर सूरज अब भी तेज रहता है। रेगिस्तान में गर्मी की चमक अभी भी बनी हुई है, लेकिन यही झील लगातार बारिश पाती है और यहां ठंडक महसूस होती है। कई सूखे पेड़ फिर से जीवित हो जाते हैं और दूर के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इस मौत के रेगिस्तान में मेरी जगह ही एकमात्र नखलिस्तान बन जाती है। यह बिल्कुल अलग माहौल कई जीवों को अपनी ओर खींचता है। जो जानवर उस हत्या को देख चुके हैं वे दूर से हिचकते हैं, अपनी पूरी ताकत से प्रलोभन को रोकते हैं। लेकिन दूर दूर से आने वाले जानवर खुशी खुशी मुझसे मिलो। मेरी नज़र में अब मेरे लिए आम जानवरों का शिकार करना कोई खास मतलब नहीं रखता। सिर्फ जादुई जीव ही ज्यादा फायदा दे सकते हैं। इसलिए मैंने खून कांटे के पेड़ को सख्ती से रोका है कि वो कुछ न करे। मैं इस जगह को जीवन का एक नखलिस्तान बनाना चाहता हूं, जो और भी ताकतवर प्राणियों को अपनी ओर खींचे। एक दिन जब मैं आराम से अपनी जलधारा में लहरें पैदा कर रहा था और इस दुनिया की अनोखी बातों को देख रहा था, तो अचानक दूर से तेज ऊर्जा के झटके महसूस हुए। ये ऊर्जा बहुत तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। जल्द ही वो झील के किनारे प्रकट हो गई। झील पर जानवर पी रहे थे और खेल रहे थे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जब अचानक धमाका हुआ तभी वे घबराकर इधर उधर भागे, लेकिन डर की बजाय मुझे खुशी हुई। अगर मैं बोल सकता तो शायद जोर से चिल्लाता, आखिरकार इंसान आए। लेकिन ये इंसान ठीक ठाक नहीं लग रहा। जो आया वो ग्रे चोगे में था, नाक कुछ अजीब था, नीली आंखें थीं, उम्र करीब 30-40 साल की होगी और उसके हाथ में जादूगर की छड़ी थी। ध्यान से देखा तो सामने वाला हाथ तो बस हड्डी ही लू थी। दूसरा जिसे मैंने इंसान समझा था वो भी थोड़ा अलग था, एक सामान्य वयस्क इंसान से छोटा, नुकीली कानों वाला और बहुत ही फीका रंग का। उनकी पीठ पर पंख थे और हाथ में एक धनुष था जो ये बताता था कि वे इंसान नहीं बल्कि एल्फ हैं। मॉरिन, तुम एल्विन जंगल में घुस आए हो। राजा के नाम पर मैं तुम्हें मौत देता हूं। पुरुष एल्फ का धनुष जमीन जैसा पीला प्रकाश बिखेर रहा था। मोरवेन घबराया नहीं। अपनी बदहाल हालत के बावजूद उसका छड़ी उसके सीने के सामने तैर रही थी और वो एक मंत्र जप रहा था। अचानक हड्डी की छड़ी का सिरा मोरवेन के सीने में घुस गया। दर्द और संघर्ष उसकी आंखों में झलकने लगे। मोरवेन का चेहरा खून सिप्टर के साथ साथ उसके सिरे पर लगे काले मोती तक बह रहा है। मोती धीरे धीरे खून के रंग का हो जाता है। मना किया हुआ जादू। मोरवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्ड्रियन, पृथ्वी तत्व जनजाति का सबसे छोटा वारिस, तुम्हारी घमंड तुम्हारा विनाश बनेगी। बड़े मृत्यु देवता तुम्हें अनंत जीवन दें। मोरवेन ने अपनी मंत्रणा पूरी की और उसकी छाती में सिप्टर ने खून सोचना बंद कर दिया। लाल रोशनी तेज होने लगी। एल्ड्रियन के हरे तीर की चमक को पूरी तरह दबा रही थी। धीरे धीरे एक विशाल दरांती प्रकट हुई। लाल रोशनी में ऑल्ड्रियन की तरफ तेजी से वार करता हुआ। ऑल्ड्रियन पीछे नहीं हटता बल्कि मौत को तैयार दिखता है। उसके पंख जोर से फड़फड़ाते हैं और एक जमीन जैसा पीला विशाल तलवार बन जाती है जो तुरंत ही फेंकी जाती है। उसके तुरंत बाद ऑल्ड्रियन का साया गायब हो जाता है, एक सांस में 100 मीटर पीछे हट जाता है। पीली तलवार लाल दरांती से टकराती है, लेकिन कोई जोरदार आवाज नहीं होती। तलवार थोड़ी देर टिकती है, फिर टूट जाती है। इस वक्त ऑल्ड्रियन बिना पीछे देखे आगे दौड़ता है, लाल दरांती की मौतले वार से बचने की उम्मीद में, लेकिन सब कुछ दांव पर है, व्यर्थ। एल्ड्रियन के पास चिल्लाने का भी वक्त नहीं है। उसका सिर एक तरफ गिरता है और शरीर एक दूरी तक आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मोरवेन आखिरकार खड़ा रहने की ताकत खो बैठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। मैं चुपचाप किनारे से देखता हूं, अपनी मौजूदगी छुपाए हुए, डरे हुए कि कहीं पकड़ा न जाऊं। मेरी नज़र में एक भयानक अस्तित्व अभी भी मौजूद है। वाकई एल्ड्रियन को खत्म करने के बाद भी मौत का साया नहीं मिटता, बल्कि उसकी तलवार पर एक आंख बन जाती है।
बेपरवाही, डर, मौत, ये वो शब्द हैं जो कोई भी जीव इस आंख को देखकर महसूस करता है, सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मोरवा ने डर के मारे उस खून से लाल रंग की दरांती को आसमान में घूर रहा था। मुंह खुला था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। एक झटके में वो दरांती गायब हो गई और मोरवाने का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। एल्ड्रियन के शव से एक पीली रोशनी निकली, खालीपन में टूटती हुई गायब हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। मैं चौंक गया था। कुछ ही दिनों बाद मैंने पानी डाला, 2 बार बंधन लगाया, मोरवाने और एल्ड्रियन के शवों को उनके धनुष और छड़ी के साथ पानी में खींच लिया। किसने सोचा था कि ये छोटी सी झील कुछ छुपाए हुए है कुछ? मैं घबरा गया। मुझे कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं हो रही। ये आवाज मोरिन की है? वो मर चुका नहीं है। सच में मोरवेन की टुकड़ों में बंटी लाश से एक छोटा, मुश्किल से इंसान जैसा रूप निकलता है। एक नीच चूहा। मैं अंत के महान प्रभु का सेवक हूं। तुम मेरी लाश पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो। सच में एक चालाक नेक्रोमांसर है। ये लोग आत्माओं को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं ताकि एक प्रतिबंधित जादू से उसकी आत्मा को बचा सकें। लेकिन उसकी घबराई हुई तलाश से लगता है कि मोरवेन मेरी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। उसकी ताकत का क्या कहना? मुझे डर नहीं लगता। अगर मोरवेन पूरी ताकत में होता तो शायद मैं उसे संभाल भी ना पाता। लेकिन अब सिर्फ एक आत्मा के रूप में मोरवेन मेरे आत्माभक्षी ब्लडथॉर्न पेड़ के सामने एक स्वादिष्ट मेमने जैसा है। ब्लडथॉर्न के टहनी हिल रही हैं, खुद को रोक नहीं पा रही। एक नेक्रोमांसर की आत्मा, क्या लाजवाब खाना है। जैसे ही मैंने हमला करने का आदेश दिया, ब्लडथॉर्न के तने से कई काले कांटे झपटकर झील के ऊपर मोरवेन की तरफ उड़ने लगे। मोरवेन समय पर बच नहीं पाया और उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके पीछे ये छोटा पौधा ही हमलावर हो जाएगा। वो सब उसके ऊपर टूट पड़े। कमीना चूहिया, तेरी आत्मा को भगवान की मूर्ति के सामने धीरे धीरे जला दूंगा। मोरवेन दर्द से चिल्लाता है। उसकी आत्मा जैसी बनावट वाला शरीर लगातार आकार बदल रहा है। साफ दिख रहा है कि उसे भारी चोट लगी है। काले कांटे फट पड़ते हैं, मोरवेन की आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एक ताकतवर नेक्रोमांसर जो डॉन सेंचुरी की पीछा से बच निकला था, जिसने कभी पृथ्वी के एल्विन राजकुमार को मार डाला था, अब मेरे सिम्बाइंट के सामने बिन संघर्ष के खत्म हो जाता है। ब्लडथॉर्न पेड़ उत्सुकता से अपनी शाखाएं बढ़ाता है रास्ता। मैंने उसे खून सोखने दिया, लेकिन अभी उसकी आत्माओं को निगलने नहीं दिया। पहले मुझे सिस्टम के जरिए उनकी यादें निकालनी हैं। वैसे भी सिस्टम यादें निकालने के बाद आत्माएं ज्यादा शुद्ध हो जाती हैं, जिससे ब्लडथॉर्न पेड़ के लिए उन्हें निगलना आसान हो जाता है। डिंग, बधाई हो, आपने ट्रांसेंडेंट लेवल 3 एल्विन रॉयल लाश प्राप्त की है। 2000 एनर्जी पॉइंट्स दिए गए। बधाई हो, आपने ट्रांसेंडेंट लेवल 2 डार्क विजार्ड लाश प्राप्त की है। 1000 एनर्जी पॉइंट्स दिए गए। खास पदार्थ पाए गए हैं, ड्रैगन की हड्डी की छड़ी और एल्विन का धनुष। इन्हें सुधारो। डिंग, सुधार सफल रहा। 1000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। बस लाशें लूटने से इतनी बढ़िया इनाम मिलना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ जीवों की लाशें हासिल करके भी एनर्जी पा सकता हूं। अगर हां, तो काम बहुत आसान हो जाता है। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान बन रहा है। अगर ये कामयाब रहा तो मुझे जल्दी एनर्जी मिलने में मदद मिलेगी। उनकी यादें सोखने के बाद मुझे आखिरकार इस दुनिया की साफ समझ मिली। जादूगर और एल्वेन की यादें कहीं ज्यादा गहरी हैं। वे जानवर और जादुई प्राणी जिनकी दुनिया की समझ ज्यादा पूरी होती है। इस दुनिया को अनंत लोक कहते हैं। यहाँ हर तरह के प्राणी और जटिल ताकतों के तंत्र होते हैं जो बहुत ही अराजक हैं। सबसे ताकतवर है डॉन सैंक्चुरी, जो प्रभात के भगवान की पूजा करते हैं और मानते हैं कि सभी जीव हमेशा रोशनी में जीने चाहिए। मोरैन का शैडो टेम्पल अंत के भगवान की पूजा करता है, जो मानता है कि मौत से अनंत जीवन मिलता है। एल्ड्रियन के एल्फ भी एक शक्तिशाली जाति हैं। वे लंबे समय से एल्विन जंगलों में रहते आए हैं और शायद ही कभी बाहर निकलते हैं। किसी को भी अंदर घुसने मत देना। जो लोग बिना इजाजत घुसेंगे उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा। मॉर्वे को डॉन सेनेक्चुरी के जादूगरों ने पकड़ लिया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे एल्विन जंगल में छुपना पड़ा, लेकिन वहां भी एल्ड्रियन ने उसे पकड़ लिया और उसका पीछा किया। मॉर्वेन का आखिरी जादू एक बलिदानी जादू था, एक तरह का वर्जित जादू। इसे करने के बाद इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जादूगर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत कम लाइट मैज या डार्क विजार्ड ऐसे जादू करते हैं। मेरे लिए ये दुनिया अभी भी बहुत सी अनजान चीजों से भरी है। मैं सच में अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर मोरवेन को वर्जित जादू इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो असल में दोनों की तबाही का कारण बना, मेरी मौजूदा ताकत से शायद मैं दोनों में से किसी का भी सामना नहीं कर पाता। अभी भी बहुत कमजोर हूं। मैंने गहरी सांस ली। ये तो बस एक नेक्रोमांसर और एल्विन रॉयल थे। और भी ताकतवर डॉन सैंक्चुरी के बिशप्स और एल्विन किंग के बारे में क्या कहूं।
या फिर और भी डरावने लॉर्ड ऑफ डॉन और लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स के बारे में। खैर, मेरे पास सिस्टम है। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं भी देवताओं के बराबर खड़ा होऊंगा। इस बार लगभग बिना किसी मेहनत के मैंने 4000 एनर्जी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। बस अगले लेवल अप सिस्टम के लिए काफ़ी हैं। मैं लेवल अप करना चाहता हूं। 4000 एनर्जी घटाई गई। लेवल 3 लेक में प्रवेश करने पर बधाई। पहले जो शांत झील थी वो अब उथल पुथल मचा रही है। मेरा आयतन फिर से बढ़ गया है। अब पूरी तरह से सूखने से पहले की स्थिति में वापस आ गया हूं। 800 मीटर के व्यास में फैल गया हूं। अब मैं वाकई में प्रभावशाली दिखता हूं। अपनी वर्तमान स्थिति से मैं काफ़ी संतुष्ट हूं। जब मैं पहली बार आया था तब जो छोटा सा तालाब था उसकी तुलना में अब मैं सच में एक बड़ी झील कहलाने लायक हूं। अचानक ब्लडथॉर्न पेड़ आत्मा की हलचल भेजता है। मैं सिस्टम पैनल चेक करता हूं। प्राणी म्यूटेटेड ब्लडथॉर्न ट्री, स्तर मर्टाल टियर लेवल 3। ब्लडथॉर्न ट्री मेरे साथ लेवल अप हो गया। लगता है मोरवेन और एल्ड्रियन की आत्माओं ने इसे बहुत फायदा पहुंचाया। मास्टर, मुझे भूख लगी है। ब्लडथॉर्न ट्री की बचकानी आवाज मेरी समझ में आती है। ब्लडथॉर्न ट्री अब सीधे मुझसे बात कर सकता है। बस यही तो मैं चाहता था। हर दिन अकेला रहना, किसी से बात न होना। अगर ऐसा चलता रहा तो भगवान बनने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। फुर्सत में मैं ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ खेलता हूं। उसे एक पिता की तरह बोलने की प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे कोई बेटा जो अभी बोलना सीख रहा हो। यहां आने के महीनों में सिवाय कुछ निचले दर्जे के जानवरों और कुछ जादुई प्राणियों के मैंने कोई संगठित जाति नहीं देखी, न ही इंसानी कबीलों का नामो निशान। ये बात मुझे काफी परेशान करती है। जब तक मैं बुद्धिमान जातियों से जुड़ता नहीं और सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूं, पता नहीं अगली अपग्रेड कब मिलेगी। जैसे जैसे झील फैलती जा रही है, मेरी दृष्टि भी बढ़ रही है। फिर भी मैं ये नहीं देख पाता कि ये रेगिस्तान आखिर कहाँ खत्म होता है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, बेहद परेशान। एक सुबह मैं यूं ही ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ खेल रहा था। अब ब्लडथॉर्न की बुद्धि लगभग 11-12 साल के इंसान बच्चे जितनी हो गई है। मैंने उसे नाम भी दिया। अपने सरनेम चू के बाद मैंने उसे थॉर्न कहा। अचानक मेरी सुनने की क्षमता में टाप टाप की आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों सैनिक यहां आ रहे हों। क्या ये इंसानों की सेना हो सकती है? अच्छी खबर। जब लक्ष्य मेरी नजरों के सामने आए तो मैं पूरी तरह दंग रह गया। ये कोई सेना नहीं थी, ये विशाल बिच्छू थे। हर बिच्छू घोड़े के आधे आकार का था। जब ये दौड़ते हैं तो क्या घोड़ों के दौड़ने की आवाज नहीं लगती? आगे वाले बिच्छू खासे बड़े हैं, हल्के बैंगनी रंग के, और उनकी पूंछ के कांटे से काला चमकदार प्रकाश निकल रहा है। कुछ ही देर में बिच्छू की फौज झील तक पहुंच जाती है। जब अगुआ बिच्छू जनरल पीछे मुड़कर देखता है तो सारे बिच्छू एक साथ रुक जाते हैं। जनरल अपने पंजे से पीछे खड़े कुछ बिच्छू सैनिकों की तरफ इशारा करता है, जैसे उन्हें पीने का संकेत दे रहा हो। बिच्छू सैनिक सुरक्षित पीकर वापस आते हैं। फिर जनरल सब सैनिकों को जोड़े में पीने के लिए कहता है। मैं खुद को पीछे रखता हूं। मेरी नज़र में ये बिच्छू जनरल बस लेवल 3 का है, पीछे वाले लोग लेवल 2 के हैं और बाकी बिच्छू सैनिक तो बस लेवल 1 के ही हैं। लेकिन इतनी अनुशासित बिच्छू फौज बनाना वाकई कमाल की बात है। जो जादुई जानवर मैंने पहले शिकार किए हैं उनमें लेवल 3 के मर्त्य जीव थे, लेकिन उनमें इतनी तेज बुद्धि नहीं थी। मैं उनके अगले कदम को देखकर ही फैसला करूंगा। अगर मैं एक साथ सबको निगल सकूं तो ये हजारों बिच्छू काफी ताकत ला सकते हैं। जब सारे बिच्छू सैनिक एक एक करके अपना घूंट पी लेंगे तो बिच्छू जनरल आखिरकार आगे बढ़ता है और बस अपना सिर पानी में डुबो देता है। मैं अभी भी हमला करने सोच रहा था कि अचानक सब कुछ बदल गया। दूर से एक गड़गड़ाहट हुई, वो भी बिच्छू सेना से भी ज्यादा तेज। वो छिपकली सेना थी। उनका नेता भी लेवल 3 का ऑरा फैला रहा था। छिपकली सेना ने बिच्छुओं को घेर लिया, उन्हें झील के किनारे फंसा दिया। क्या ये पूरा जातीय युद्ध होने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं उनके लड़ने के बीच फायदा उठा सकता हूं। छिपकली सेना ने उन्हें घेरते ही बिच्छू सेना थोड़ी देर के लिए घबरा गई। सिंह के जनरल के पास पीने का वक्त नहीं था। वो तुरंत अपने पंजे से इशारा करता है और सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। छिपकली की सेना आगे बढ़ती है। बिच्छू की सेना बार बार पीछे हटती है। कई बिच्छू आधे पानी में पड़ चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन मैं ध्यान से देखता हूं कि न तो बिच्छू का जनरल और न ही छिपकली का जनरल हमला करने का मन बना रहे हैं। इसके बजाय उनके आमतौर पर आज्ञाकारी जादुई जानवरों की टुकड़ियां नियंत्रण खोती दिख रही हैं। दुश्मनों से सामना होने पर दोनों को देख रहा हूं। दोनों तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा था। तभी एक आइडिया आया, क्योंकि कोई भी हमला करने वाला नहीं था। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अचानक झपाक के साथ झील से पानी की एक भाला निकली, जो 2-3 बिच्छू सैनिकों को छेदते हुए गायब हो गई। पहले से ही कमजोर स्थिति में बिच्छू सेना पीछे हुई इस हलचल से घबरा गई और भगदड़ मचा गई।
वे झील से दूर भागने लगे। छिपकली की सेना ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। इस टकराव ने दोनों जातियों के बीच पूरी तरह से युद्ध भड़क उठा दिया। दोनों सेनापति दंग रह गए। बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए बेताबी में आदेश दे रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों तरफ पहले से ही लड़ाई चल रही थी। अब दोनों की बस लड़ाई की आदत बची थी। आदेशों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अपने सैनिकों को रोकने के लिए दोनों नेताओं ने कुछ को सबक सिखाने के लिए मार भी डाला और बढ़ते हुए पागल हुए बिच्छू और छिपकली की फौजों को देखते रहे। मैं थोड़ा हैरान था। लगता है इन दोनों जातियों के बीच गहरी दुश्मनी है। फिर से उन जनरलों को देखता हूं जो अभी भी एक दूसरे से लड़ने को तैयार नहीं हैं, तो ये स्थिति दिलचस्प लगने लगती है। इतनी गहरी नफरत रखने वाली दो जातियां, फिर भी उनके नेता बुरी तरह से दबे हुए लगते हैं, जैसे लड़ने से डर रहे हों। मैं बस एक ही वजह सोच सकता हूं कि वे कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं करते। कोई ऐसी ताकतवर मौजूदगी है जो उनके बीच युद्ध को रोकती है। ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो दो इतनी बड़ी जातियों को डराए। मुझे एक तरह की जल्दबाजी महसूस हो रही है। झील की असामान्यता आखिरकार किसी दिन पता चल ही जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अभी हो, क्योंकि मैं अभी इतना मजबूत नहीं हूं। भले ही मेरी झील की शक्ल मारना आसान नहीं है, मुझे पता है कि इस दुनिया में कई ताकतवर जादू हैं। लड़ाई देखना तो अनिवार्य है। दो जनरल अभी भी एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि साथ में झील की तरफ चल रहे हैं। दोनों ने अभी अभी झील से एक पानी की भाला निकलते देखा, जिसने बिच्छू सैनिकों को डराकर लड़ाई छेड़ दी। दोनों जानवर झील के किनारे ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। छिपकली जनरल गुस्से में अपने बड़े जबड़े खोलता है और हरी जहरीली लार थूकता है। जहर तेजी से पानी की सतह पर फैल जाता है। जिस मछली और झींगा को छूता है वो तुरंत उल्टा तैरने लगते हैं। उनका पेट सफेद हो जाता है। मैं चुपचाप खड़ा रहता हूं, सही मौका आने का इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार बिच्छू जनरल अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी पूंछ का कांटा लाल चमकने लगा और तुरंत ही दर्जनों वारों में पानी में घुस गया। लेकिन पानी तो छप छप हुआ, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोनों जानवर हैरान थे। उन्हें झील में कोई खास मौजूदगी महसूस नहीं हुई और उनके जांच वाले हमलों का कोई फायदा नहीं हुआ। बिच्छू जनरल ने छिपकली जनरल की ओर देखा, उसे झील में जाने का इशारा किया। आखिरकार छिपकलियां दोनों पानी और जमीन पर रह सकती हैं, जबकि बिच्छू तो पूरी तरह से जमीन के जीव होते हैं। छिपकली जनरल ने बिच्छू पर दहाड़ लगाई, साधारण से 2 बार। फिर सावधानी से पानी में घुसता हूं और नीचे डुबकी लगाता हूं। बिल्कुल सही मौका। मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। 4 पानी की रस्सियां सीधे पानी में बनती हैं। ताकत दोगुनी हो जाती है। छिपकली के पास विरोध करने का वक्त नहीं है। पानी मेरा इलाका है। उसके चारों पैर मैंने कसकर बांध दिए हैं। सिर्फ उसकी पूंछ पानी में हल्की हल्की हिलती है। मैं पानी की धाराओं को कंट्रोल करता हूं, छिपकली के संघर्ष से उठने वाली लहरों को खत्म कर देता हूं। उसी वक्त मैं पानी की भाला चलाता हूं। छिपकली बिना किसी विरोध के पानी की भालों से छेद गई और मर गई। मैं पानी को नियंत्रित करता हूं। छिपकली जनरल को बांध दिया ताकि उसका खून झील को न गंदा कर सके। किनारे पर बैठे बिच्छू जनरल को चिंता होने लगी, क्योंकि छिपकली जनरल वापस नहीं आ रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वो छिपकली जनरल की आभा महसूस नहीं कर पा रहा है। घबराहट फैल गई। वो भागने लगा। मैं उसे कैसे भागने दूंगा। फुइया। पीछे से वही 4 पानी की रस्सियां बिच्छू जनरल को पकड़कर उसे सीधे पानी में खींच ले गईं। पानी में बिच्छू जनरल की लड़ाई की ताकत बहुत कम हो जाती है। उसका पूंछ का डंक मेरे जलरूप के सामने बेकार है। कोई हैरानी नहीं, मैं एक ही पानी की भाले से उसकी जान ले लेता हूं। इस तरह सबसे ताकतवर बिच्छू और छिपकली के जनरलों दोनों को मैं मार देता हूं। किनारे पर जो 2 जातियां जोरदार लड़ रही थीं, उनमें से आधे से ज्यादा मारे जा चुके हैं। मैं झील के पानी को उल्टी लहर में नियंत्रित करता हूं और जो भी बचे हुए बिच्छू और छिपकली लड़ रहे हैं उन्हें पानी में बहा देता हूं। फिर मैं लहरें उठाता हूं और उन्हें सब मार देता हूं। पानी में वे जादुई जानवर जो लड़ाई से थक चुके थे, जल्दी ही तैरते हुए लाश बन जाते हैं। पूरी झील खून से लाल हो जाती है। कटे हुए टांगें और पूंछें किनारे पर बिखरी हुई हैं। एक भयानक नज़ारा। मैंने सबसे पहले पानी में पड़े सारे शवों को ठीक किया। खून और आत्माएं ब्लडथॉर्न पेड़ को देने के लिए, ताकि वो उन्हें खा सके। जो यादें मुझे मिली हैं उनसे पता चलता है कि ये दोनों जातियां एक साथ झील पर आना वाकई मायने रखता है। छिपकली और बिच्छू जनरल दोनों की यादों में मैं एक ही शख्स को देखता हूं, एक एल्फ। भले ही वो अंधेरे में छुपा हो, उसके पंख और नुकीली कान उसकी पहचान बताते हैं। इस एल्फ ने दोनों जातियों को आदेश दिया था कि वे रेगिस्तान को पूरी तरह खोजें और किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट करें। आखिर एल्फ क्यों इस रेगिस्तान की जांच कर रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ऑल्ड्रियन के लिए है। अगर ये सिर्फ ऑल्ड्रियन के लिए होता तो पूरे रेगिस्तान में गड़बड़ी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
मुझे कुछ बुरा लग रहा है। एक अजीब सी संकट की भावना मुझ पर छाई हुई है। क्या मुझे फिर से इतनी जल्दी एल्व्स का सामना करना पड़ेगा? मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। पानी में करीब 2000 लाशें हैं और साथ ही वो बिच्छू और छिपकली के जनरल जो मैंने मारे। मैंने लगभग 20,000 एनर्जी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वाकई जबरदस्त फायदा हुआ। युद्ध से कमाई सच में सबसे बढ़िया होती है। मैं खुशी से किनारे की तरफ देखता हूं, जहां 3 से 4,000 लाशें बची हैं। इतनी अचानक इतनी बड़ी कमाई हुई कि सिर घूम रहा है, लेकिन मैंने अपनी लालच को रोक लिया और किनारे पड़ी लाशों को नहीं खाया। अपनी एनर्जी पॉइंट्स को पहली बार 5 अंकों से ऊपर जाते देखकर मैं अपने पिछले जन्म की पहली 5 अंकों वाली सैलरी से भी ज्यादा खुश हूं। थोड़ी सोच विचार के बाद मैंने बड़ा अपग्रेड करने का फैसला किया। अपना लेवल 5 तक बढ़ाया और स्पिरिट रेन, वाटर बाइंडिंग और वाटर स्पीयर तीनों को लेवल 5 पर अपग्रेड किया। अपग्रेड सफल। नई स्किल हासिल करने पर बधाई। टाइडल फोर्स झील की पूरी ताकत से जबरदस्त जोर लगा सकता है। हर बार इस्तेमाल करने में 500 एनर्जी खर्च होती है। सिस्टम पैनल फिर से चेक कर रहा हूं। 20,000 से ज्यादा एनर्जी, अब सिर्फ 5,000 पॉइंट्स रह गई है। अगला अपग्रेड करने के लिए 30,000 एनर्जी चाहिए। सच में जो आता है वो जल्दी चला जाता है। एनर्जी पॉइंट्स के साथ भी यही होता है। लेकिन मुझे एक बुरी शक है कि ये सच है या नहीं। मुझे जितनी भी एनर्जी मिल सके खर्च करनी होगी, और फिर भी शायद वो काफी न हो, क्योंकि जैसे बिच्छू और छिपकली को एल्व्स ने हुक्म दिया है, तो बाकी जातियों को भी जरूर दिया होगा। सभी जातियां इस रेगिस्तान शायद एल्विन के नियंत्रण में है। एल्विन से टकराव तो तय है। इस बार बिच्छू और छिपकली के जनरल मेरे झील पर इसलिए आए क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा लगा और वे जांच करने आए थे। बदकिस्मती से उनका सामना मुझसे हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी इससे पहले कि मैंने उनसे निपट लिया। इससे मुझे प्रतिक्रिया देने का वक्त मिला और मैं बहुत ज्यादा निष्क्रिय नहीं रहा। सोच रहा था कि इस हालात को कैसे तोड़ा जाए। ब्लडथॉर्न का पेड़ आगे बढ़ने की खबर भेजता है, उत्साहित होकर मुझे बुला रहा है। मैं देखता हूं, हे भगवान, वो तना जो अभी अब ये 3-4 मीटर की जगह 10 मीटर से भी ऊंचा हो गया है। सच में एक बड़ा पेड़ है। मिट्टी के नीचे जड़ें गाढ़ा जाल बिछाए हुए हैं। पूरा पेड़ अब मेरे तालाब के अंदर ही बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि थॉर्न को अब भारी मात्रा में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वरना पता नहीं मैं इसे संभाल पाता या नहीं। सिस्टम से थॉर्न की हालत चेक कर रहा हूं। ये अब मॉर्टल टियर लेवल 5 तक पहुंच गया है। स्किल्स तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन जब सोचता हूं कि उसने पहले कितनी बेइज्जती वाली आत्माओं से कैसे निपटा था, तो ये अपग्रेड ब्लड थॉर्न ट्री और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मास्टर, मुझे भूख लगी है। खाना चाहते हो? किनारे पे खाना खाओ। थॉर्न का खाना असल में किनारे पड़े शवों को कहते हैं, लेकिन अभी उन्हें खाने का वक्त नहीं है। मैंने उन्हें एक मकसद से रखा है, क्योंकि कोई बिच्छुओं और छिपकलियों को नियंत्रित करता है। अगर ये दोनों समूह अचानक गायब हो गए तो कोई जांच करेगा और अंत में मुझे पकड़ सकता है। इसलिए इन शवों को ऐसे छोड़ देता हूं जैसे दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मार डाला हो। जांच करने वाले इस दृश्य को देखकर दोनों जनरलों के गायब होने पर शायद ये सोचेंगे कि वे बच गए जानवरों के साथ कहीं और भाग गए हैं। अगर मैं अच्छे से छुपा रहा तो उनके पीछे की ताकत ज्यादा ध्यान झील पर नहीं देगी। और हाँ, ये लाशें मांसाहारियों के लिए मुफ्त खाना है। ये जादुई जानवरों को आकर्षित करेंगी और मुझे ज्यादा ऊर्जा देंगे। मुझ पर एक गहरा संकट का एहसास छाया हुआ है। जब शिकार के लिए कोई जादुई जानवर नहीं होता तो मैं अपने 3 हमलावर कौशलों का अभ्यास करते हुए भविष्य की योजना बनाता हूं और थॉर्न के साथ मिलकर सामूहिक लड़ाई की भी प्रैक्टिस करता हूं। मैंने पाया कि जब स्पिरिट रेन के बाद मेरी तीनों स्किल्स का इस्तेमाल होता है तो उनमें ताकत बढ़ जाती है। मेरी नई स्किल टाइडल फोर्स के साथ मिलकर थॉर्न का काला कांटा कमाल की तालमेल रखता है। फुर्सत में मैं झील में उगने वाले पौधों और जानवरों को देखता हूं। आत्मा से भरे पानी की देखभाल में झील के जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तैरते हुए मछलियों और झींगुरों को देखकर मेरा मन करता है, काश मैं भविष्य में झींगा सैनिक और केकड़े सेनापति पाला करूं। क्या था वो? मेरी नजरों के सामने एक अजीब सा छोटा जीव किनारे पर दिखा। उसका रूप गिरगिट जैसा था, लेकिन उसकी पीठ पर काले पंख थे जो मेरे पुराने विदेशी फिल्मों के ड्रैगन जैसे लग रहे थे। जिंदगी बस बहुत छोटी। यहां आने के महीनों में जो जीव मैंने देखे हैं वो मेरी पिछली जिंदगी से कहीं बड़े हैं। भले ही बिच्छू आधे घोड़े के साइज के हो गए हों, लेकिन ये गेको मेरे पुराने जीवन के गेको से बिल्कुल अलग नहीं है। अभी ये गेको बिच्छू के सिर में घुसने की कोशिश कर रहा है। बिच्छू के शरीर पूरी तरह सख्त कवच से ढके होते हैं। अंदर जाना आसान नहीं है, फिर भी ये गेको बड़ी आसानी से कर लेता है। इसकी पंजे से एक बार खरोंच लगती है और एक छोटा सा छेद बन जाता है, फिर ये वो सीधे अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर में संतुष्ट होकर बाहर निकलता है, फिर वो अपना सिर उठाता है, सतर्कता से आसपास देखता है और खुशी खुशी दूसरी छिपकली के शव की तरफ बढ़ता है।
उसकी नन्ही आंखें बुद्धिमानी से चमक रही हैं। ये नज़ारा मेरी दिलचस्पी को बढ़ा देता है। मैं चुपचाप पानी की बंधन जादू करता हूं। जमीन पर एक पानी की रस्सी छिपकली की तरफ फैल जाती है। जब छिपकली के सिर से बाहर निकलती है, मेरी पानी की रस्सी पहले ही इंतजार कर रही होती है। ये छोटे से शरीर को जोर से बांध देती है। छिपकली बुरी तरह लड़खड़ाती है। उसकी तेज पंजे रस्सी पर खरोंच डालते हैं। इस बार उसने गलत अंदाजा लगाया। पानी की कोई ठोस शक्ल नहीं होती। उसकी नन्ही नाखूनें चाहे जितनी तेज हों, वे पानी को कैसे काट सकती हैं। जैसे ही मैं इस अजीब गेको के साथ खेलविल्ली करने की तैयारी करता हूं, वो अचानक गायब हो जाता है। मैं हैरान रह जाता हूं। पूरी तरह से महसूस करके मैं पाता हूं कि वो अचानक एक बिच्छू की लाश के अंदर छिप गया है। वो कैसे बाहर निकला? वो लाश के अंदर कैसे गया? मैं पूरी तरह उलझन में हूं। हवा में लटकी पानी की रस्सी अभी भी अपनी बंधी हुई शक्ल बनाए रखे हुए है, जो साबित करता है कि गेको जबरदस्ती नहीं निकला। मजेदार है। देखते हैं तुम कितनी बार बच निकल पाओगे। मना हार मानने की बजाय मैंने फिर से 4-5 पानी की रस्सियां बनाई और एक साथ छोटे गेको को लपेट दिया। यहां तक कि बिच्छू की लाश में छुपना भी बेकार था। जैसे ही पकड़ा गया, गेको फिर से गायब हो गया। वो वहीं पास ही कहीं फिर से दिख गया और मुझे तुरंत उसका पता चल गया। फिर से एक और पानी की रस्सी तैयार थी। 4 बार लगातार ऐसा होने पर आखिरकार मैंने देखा कि छोटा गेको कैसे बच निकलता है। जब भी मेरी पानी की रस्सी उसे बांधती है, उसके छोटे पंख फड़फड़ाते हैं और उसका शरीर किसी दूसरी जगह झपट्टा मार लेता है। ये जरूर कोई स्पेशल नेचुरल पावर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी अभी की क्षमता के साथ ये दूर दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा पास ही प्रकट होता है और दिशा नियंत्रित करने में असमर्थ लगता है। जब मैं देखता हूं कि गेकोर खून वाले कांटे वाले पेड़ की तने से टकरा जाता है, तो मैं पहले से ही कोई योजना बना रहा हूं। ये जादुई गेकोर दोनों पंजों से अपने सिर को इंसानी तरह रगड़ता है, पेड़ की ओर देखता है और ऊपर की तरफ दौड़ता है। जैसे ही ये ऊपर पहुंचने वाला होता है, तने पर काले कांटे अचानक उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। गेकोर के 4 पंजे झपटते हैं और असाधारण रूप से वो आमतौर पर अजेय काले कांटे को तोड़ भी देता है। खून वाले कांटे वाला पेड़ गुस्से से कांपता है और हमला करता है। कई और कांटे हर तरफ से गिर रहे थे गेको की ओर। गेको के प्रतिक्रिया देने से पहले मैंने 2 कांटे मार दिए। ज्वारीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए झील में विशाल लहरें उठने लगीं। पूरी झील जैसे पलटने वाली हो। एक जबरदस्त दबाव गेको की ओर बढ़ रहा था। गेको हर तरफ से अदृश्य ताकत महसूस कर रहा था। पंजे हिलाना तो दूर, इसकी पर भी इस बार हिल नहीं पा रहे थे।